हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 की टेस्ट नंबर 7। इसमें हम टेस्ट नंबर 7 की हम क्वेश्चन नंबर 1 to 70 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 71 to 100 देखेंगे। पूरी आज इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अगर यदि आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर लीजिएगा। इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज, टॉपर्स कॉपीज वीडियो, एनसीईआरटी वीडियो, ये सब के लिए। और जल्द इसमें क्या हो रहा है, पर्यावरण एवं परिस्थिति की वीडियो भी मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। और आप सभी कमेंट करते हैं कि ये जो टेस्ट सीरीज है उसको एक वीडियो में कंप्लीट कर दे, लेकिन एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, एक वीडियो में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, अगर यदि आप लोग देखिएगा, ठीक है, क्योंकि वॉच टाइम इसमें बहुत कम आता है, क्योंकि देखते नहीं है। और बनाने में जो है, वीडियो बनाने में बहुत ही टाइम लगता है, ठीक है। अगर बड़ा बनाऊंगा तो फिर उसको अपलोड करने, ये करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको 5 पार्ट में कंप्लीट करता हूँ। तो 2 या 3 पार्ट में इसको कंप्लीट हो सकता है, एक पार्ट में तो नहीं है। कोशिश करने से 2 या 3 पार्ट हो ही जाएगा, ठीक है। तो वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। अगर यदि वीडियो को आप लोग देखिएगा, ठीक है, तो वॉच टाइम अगर यदि इंक्रीज होता है तो मैं क्या करूँगा, इसकी 2 पार्ट, 2 या 3 कोशिश करूँगा। अगर वॉच टाइम अच्छा आया तो 2 पार्ट में इसको कंप्लीट कर दूंगा। वो आप लोगों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर यदि वॉच टाइम इसी रहा तो फिर क्या होगा, जिस प्रकार इसमें 5 पार्ट होता है वैसे 5 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन। तो 70 नंबर तक तो हम देख चुके हैं, 71 देखेंगे आज। और ये रहा 71 नंबर क्वेश्चन। और ये है हम लोग का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है पेग्माइटेट, ठीक है, पेग्माइट और ज्वालामुखी ब्रेसिया रूपांतरित चट्टानों के प्रकार है। पेग्माइट और ज्वालामुखी ब्रेसिया रूपांतरित चट्टानों के प्रकार है, बोल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पेग्माइट है ये क्या है, आप लोगों का रूपांतरित नहीं, कैंत्रित चट्टान के प्रकार है। किस प्रकार का चट्टान है, कैंत्रित चट्टान है। इसलिए कथन 1 तो हम लोग का गलत हो गया। कथन दूसरा देखते हैं, पिंड, शिला और चूना पत्थर अवसादी चट्टानों के प्रकार है। ये सही है, पिंड, शिला और चूना पत्थर जो है अवसादी चट्टानों के प्रकार है। तो इस प्रकार कथन 2 हम लोग का सही हो गया। यहाँ बोला है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है, तो यहाँ पे कथन 1 सही नहीं है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है, कथन 1 सही नहीं है, यानी कि सही आंसर इसका हो जाएगा केवल 1, ठीक है। कौन सा सही नहीं है, केवल 1। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टानों को उनकी बनावट आधार का वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पे ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। आज इसकी पीडीएफ भी शाम तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। पूरी पीडीएफ इसकी अपलोड हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ग्रेनाइट, ग्रेबो, पेग्माइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी ब्रेकिया और टफ आग्नेय चट्टानों के कुछ उदाहरण है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पेग्मेंट क्या है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसलिए कथन 1 हम लोग का गलत हो जा रहा है। कथन 2 सही है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, रासायनिक रूप से गठित चट, चूना पत्थर, हाइलाइट, पोटास आदि ये सब क्या है, जो है औसत चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं पिंड, शिला यहाँ पे है। तो ये भी औसत चट्टानों को भी 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, यांत्रिक रूप में, व्यवस्थित रूप में, फिर रासायनिक रूप में। तो चूना पत्थर रासायनिक रूप में आ गया, यांत्रिक रूप में हम लोग का पिंड, शिला आ गया। तो ये सारा आप लोग डिटेल देख लीजिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेवेंटी 2 नंबर, ये हम देखते हैं 72 नंबर। हाल ही में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स प्लस पहल का हिस्सा नहीं था। तो जो देख लीजिए करंट है, कोई कोई जो दोस्त है वो बोलते हैं कि ये क्या है, 2023 की टेस्ट सीरीज नहीं है। दोस्तों ऐसे नहीं है, ये दृष्टि इसकी पेड कोर्स है, टेस्ट सीरीज, ठीक है, 2023 का। आप देख सकते हैं ये करंट से रिलेटेड है, तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है। और जो करंट पढ़ रहे हैं उसको तो इसी समझ में आ ही रहा होगा कि ये 2023 की टेस्ट सीरीज है। संयुक्त अरब अमीरात, ये क्या है, ब्रिक्स शिखर का सम्मेलन में हिस्सा लिया था। सऊदी अरब, ये भी, इंडोनेशिया, ये भी, जर्मनी। तो जर्मनी इसका सही आंसर हो जाएगा। जर्मनी इसका पहल में क्या हुआ था, हिस्सा नहीं लिया था। तो यहाँ पर व्याख्या पढ़ने जैसे कुछ है नहीं, ठीक, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 23, हाथी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हम लोग देख चुके थे कोई टेस्ट सीरीज में, या तो दृष्टि आईएएस का ही, या तो हम लोग
क्या है, शायद विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में देख लें। किसमें, विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में। केरल में हाथी की सर्वाधिक संख्या है, नहीं केरल में सर्वाधिक संख्या नहीं है, केरल तीसरा स्थान में आता है। भारत के कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी की संख्या है, सेकंड में असम में है, थर्ड आता है केरल में, ठीक है। तो इस प्रकार कथन एक गलत हो गया। हाथियों में गर्भ अवस्था, गर्भ धारण करने की अवधि सभी स्तनधारियों की तुलना में सर्वाधिक होता है, एकदम सही है। इसकी 22 महीना की होता है गर्भ धारण की इस समय, ठीक है। तो ये 2 नंबर सही है। तो इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल और केवल क्या हो जाएगा, 2, केवल 2 ऑप्शन सही है। इसकी भी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा क्या करते हैं, उतना व्याख्या नहीं पढ़ते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी करना है, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन हो जा रहा है। मिशन वत्सल, मिशन वत्सल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लीजिए, मिशन वत्सल इसी प्रकार से रिलेटेड हम लोग क्या देखते हैं, दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज 5 में भी हम लोग देख चुके थे, ठीक है। मिशन वत्सल मतलब रिलेटेड था, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं था, लेकिन क्या है, मिशन वत्सल से संबंधित था, हम लोग देख चुके थे, ठीक है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, नहीं। मिशन वत्सल जो है बाल विकास, बाल एवं महिला विकास मंत्रालय द्वारा क्या कर जा रहा है, क्रियान्वित किया जा रहा है, इसलिए ये गलत हो जा रहा है, ठीक है। यह योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है, ये गलत है। केवल केंद्रीय नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, 60:40 से क्या कर रहा है, क्रियान्वित किया जा रहा है, यानी कि केंद्र सरकार इसमें जो भी खर्च होगा उसका वहन कितना करेंगे, 60% करेंगे और राज्य सरकार 40%। इस प्रकार ये भी गलत हो गया, दोनों कथन गलत हो गया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो एक भी सही नहीं है, ना तो एक ना ही 2, ठीक है। दोनों सही नहीं है, इसलिए ना तो एक ना ही 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। 74 नंबर था, ठीक है। ये रहा 74 की व्याख्या, आप लोग देख लीजिएगा। कथन एक सही नहीं है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, ये हम लोग का कथन 2 भी सही नहीं है, ये पढ़ लीजिएगा। ये हम लोग टेस्ट नंबर 5 में भी इससे रिलेटेड हम लोग देख चुके थे, ठीक है। आगे बढ़े हम 75 नंबर। कुष्ठ रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुष्ठ रोग के संबंध में विचार करना है, या एक कवकीय रोग है। तो देख सकते हैं कुष्ठ क्या है हम लोग का, जो कुष्ठ रोग जो है, कुष्ठ रोगों क्या है, कवकीय नहीं है, जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है, जीवाणु द्वारा। तो ये हम लोग का कथन एक गलत हो गया। इसे हैंसेन रोग के रूप में भी जाना जाता है, हैंसेन रोग, तो ये सही है। कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग के रूप में भी जाना जाता है, तो ये गलत नहीं, सही हो गया, ठीक है। ये क्या है हम लोग का, सही हो गया। क्लोफाइजीमाइन एकमात्र दवा है जो वर्तमान में कुष्ठ रोग के उपचार के लिए उपयोग की जा रही है। तो ये जो है हम लोग का क्लोफाइजामिन केवल एक मात्र दवा नहीं है कुष्ठ रोग का, इसके अलावा 3 और दवा भी है, ठीक है। जैसे क्या है, कैप्सॉन है, रिफेम्पिसन भी है, तो इसके अलावा और 2 है, ठीक है। तो इस प्रकार ये कथन 2 सही है और 1 और 3 क्या है, गलत है। 1 और 3 गलत है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है बोला है, तो 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसकी व्याख्या देखना चाहें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये रहा हम लोग का कुष्ठ रोग। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, जीवाणु द्वारा होता है, कवक द्वारा नहीं होता है। और इसे क्या है हम लोग हैंसेन रोग से भी जानते हैं, तो ये सही हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, वर्ष 1981 में WHO ने मल्टी ड्रग थेरेपी की सिफारिश की। इसमें देख सकते हैं डेप्सोन, रिफेमिसिन और क्लोफाइजामाइन, ये 3 देख लीजिए, ये क्या करता है, उपयोग किया जाता है अभी, इसलिए कथन 3 हम लोग का गलत हो गया। नेक्स्ट हम देखें 76, तो 76 ये हम लोग का रहा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल क्रिस्टल स्कैंडियम नाइट्राइट का सही गुण है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल क्रिस्टलीय स्कैंडियम नाइट्राइट्स का सही गुण है, या अवरक्त किरणों को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है, यही सही है, ठीक है। जो क्या है हम लोग का सिंगल क्रिस्टलीय स्कैंडियम नाइट्रेट का जो सही गुण है वो क्या होता है, यह अवरक्त किरणों को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है। यहाँ पे देख सकते हैं पराबैंगनी किरणों, तो ये बाकी क्या है, पराबैंगनी किरणों को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम नहीं है, यहाँ पे सक्षम है बोला है, ठीक है। रेडियो तरंगों को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है, डी नंबर। या एक्स किरणों को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए नंबर, ठीक है। जो सिंगल क्रिस्टलीय स्कैंडियम नाइट्राइड है वो क्या करता है, अवरक्त किरणों को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, कर सकता है, इसलिए 76 इसका सही है। इसकी व्याख्या भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम 77, दक्कन के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लीजिए, इसको भूगोल से बोल सकते हैं, ज्योग्राफी से, या पर्यावरण एवं परिस्थिति से बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट से, ठीक है। पूर्वी घाटी जिसमें
आसंतत और निचली पहाड़ियाँ शामिल है। पूर्वी घाटी एकदम सही है। पूर्वी घाटी जो है उसमें क्या है, आसंतत, ठीक है, मतलब समतल नहीं है, ठीक है, और निचली पहाड़ियाँ शामिल है, तो ये सही है। पश्चिमी घाट को कर्नाटक में इलायची कार्डमम पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। देख लीजिए, पश्चिमी भाग को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन कर्नाटक में इलायची या तो इलायची पहाड़ियाँ या डार्मम पहाड़ियाँ के नाम से नहीं जाता है। इसको केरल में क्या है, इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसलिए कथन 2 हम लोग का गलत हो गया, कथन 1 सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सी सही है, तो केवल और केवल एक, क्या है, केवल एक, ए नंबर इसका सही हो गया, ठीक है। इसकी व्याख्या देखना चाहते तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा 76, हाँ 76 तो हो गया, 77, ये रहा 77। ये आप देख सकते हैं। पश्चिमी घाट स्थानीय अनेक नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, अनेक नाम से जाने जाते हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी। देख लीजिए, कर्नाटक में नीलगिरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ना कि इलायची पहाड़िया के नाम से, ठीक है। कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है, नीलगिरी के नाम से, नीलगिरी पहाड़ी के नाम से। केरल में अन्नामलाई और इलायची पहाड़िया, केरल में क्या है, अन्नामलाई और इलायची पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। इसलिए कथन 2 हम लोग का गलत है, ठीक है। आगे बढ़ें, यहाँ पे देख सकते हैं पूर्वी घाट जिसमें आसंतत और निचली पहाड़ियाँ शामिल है, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपर्दित है, अतः कथन 1 सही है। इस प्रकार हम लोग का जो है कथन 1 सही हो गया। नेक्स्ट हम बढ़े 77 नंबर, तो ये रहा हम लोग का 77 नंबर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ब्रेडेड चैनलस या गुम्फित सरिता, हिमोड, एस्टेलेग्माइट, ठीक है, एस्टेलेग्माइट, घोलरंध्र घाटिया उपयुक्त भू आकृतियों रूपों में कौन सी निक्षेपण स्थल रुद्र के उदाहरण है। निक्षेपण स्थल रुद्र देख सकते हैं, निक्षेपण स्थल रुद्र ये क्या है, स्थल रुद्र, तो ये जो 5 नंबर है घाटिया, वो क्या है, निक्षेपण स्थल रुद्र नहीं है, ठीक है, निक्षेपण स्थल रुद्र नहीं है, अवरुद्ध है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये और ये भी घोल रुद्र, तो ये दोनों सही नहीं है, और ये तीनों क्या है हम लोग का ब्रेडेड चैनल्स, हिमोड और एस्टेलेग्माइट, ठीक है, एस्टेलेग्माइट ये क्या है, निक्षेपण स्थल रुद्र है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा 1 2 3, कथन 1 2 3, यानी कि ए नंबर किस में है, ए नंबर 1 2 3, ठीक है। इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं 78 नंबर, ये रहा 78 नंबर, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ब्रेडेड चैनल नदियों या धाराओं के कारण निर्मित निक्षेपण स्थल रुद्र है हिमोड। हिमनद टील या गोलास्मी, ठीक है, टील या गोलास्मी मृत्तिका के जमाव की लंबी कटके है। तो देख ले, निक्षेपण यानी कि जमा के लंबी कटके है। तो इस प्रकार एस्टेलेक्टाइट्स, ठीक है, और एस्टेलेक्टाइट्स और एस्टेलेग्माइट गुफाओं के निक्षेपण स्थल रुद्र है, गुफा से बना हुआ, तो ये भी सही है। घोलरंध्र देख सकते हैं, घोलरंध्र क्या है, भूजल के कारण निर्मित होने वाले अपर्दित स्थल रुद्र है। ये क्या है, अपर्दित है, अवक्षेपण नहीं है, जमा नहीं, ये अपर्दन के कारण होता है, इसलिए ये सही नहीं है। घटिया बहते हुए जल के कारण होने वाली कटाव वाले स्थल रुद्र, ये कटाव के कारण स्थल रुद्र बनता है। तो इस प्रकार इसमें जो है घोलरुद्र और घटिया निक्षेपण जल स्थल रूप नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग का 1 2 3 सही हो गया, और 4 और 5 कथन गलत हो गया। हम देखते हैं 79 नंबर, और ये रहा हम लोग का 79 नंबर। ये क्या है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा मेटावर्स के संभावित अनुप्रयोग है। मेटावर्स के संभावित अनुप्रयोग, ई कॉमर्स, वर्चुअल टूरिज्म, शिक्षण और अधिगम, स्वास्थ्य देखभाल। तो ये सभी के सभी क्या है, वर्चुअल, ठीक है, मतलब मेटावर्स से संभावित है। निम्नलिखित में कौन से मेटावर्स से संबंधित है, तो सभी के सभी क्या है, मेटावर्स से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, सभी के सभी क्या है, मेटावर्स से संबंधित है, ठीक है। ये आप लोग व्याख्या इसकी देख लीजिएगा, वहाँ पे कुछ है, फिर बाकी यहाँ पे है, ठीक है। ये रहा, कहाँ गया, ये मेटावर्स अनुप्रयोग देख सकते हैं, ई कॉमर्स, कौशल वृद्धि, वर्चुअल टूरिज्म, शिक्षण और अधिगम, स्वास्थ्य देखभाल, ये सब क्या है, इससे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 80 नंबर। तो ये 80 नंबर हम देख सकते हैं, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों के संबंध में, तो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों के संदर्भ में कथन 1 है, या उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, एकदम सही है, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है,
कांटेदार वन कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसमें दक्षिण पश्चिम पंजाब अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल है। ये भी सही है, इसमें दक्षिण पश्चिम पंजाब और अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल है। तो दोनों के दोनों सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है? तो यहाँ कौन सा सही नहीं है बोल रहा है, दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ना तो एक ना ही दो, क्योंकि दोनों के दोनों इसमें सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा स्टेशन है? कौन सा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा है? भादला सोलर पार्क, पवागढ़ सोलर पार्क, कुरनूल सोलर पार्क, रामागुंडम सोलर पार्क। तो यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? हम लोग का रामागुंडम सोलर पार्क है, जो कहाँ पे है? तेलंगाना में है। ठीक है, कहाँ है? तेलंगाना में है। तो इस प्रकार 81 का डी नंबर हो गया। इसकी भी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। व्याख्या अभी सब जो जरूरत नहीं लग रहा है मेरे को, नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग PDF से देख लीजिएगा। ठीक है, 82 निम्नलिखित कथनों पर, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की जो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, और साथ में कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी आप जाके देख लीजिएगा। और ये किस प्रकार लग रहा है आप लोग कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। ठीक है, और टेलीग्राम में जो है विजन IAS की भी टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिया जाएगा, वो भी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका वीडियो अभी नहीं बनाऊंगा, ठीक है, बहुत टाइम लगता है, तो ऐसे ही अपलोड कर दूंगा। और आप लोग सीरियस कैंडिडेट है तो अच्छा से टेस्ट सीरीज लगाया कीजिए। ठीक है, आगे बढ़े हैं 82 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसे परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। सही है, जलवाष्प जो है वायुमंडल में उपस्थित ऐसे परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ साथ उसका जो जलवाष्प है, जलवाष्प वो क्या होता है? वायुमंडल में घटते जाता है। सही है। उसके बाद है रेगिस्तान और ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे शुष्क और ठंडे क्षेत्रों में जलवाष्प आयु का 1% से भी कम हिस्सा होता है। ये सही है। सामान्य अवस्था में 5% होता है, लेकिन क्या होता है, रेगिस्तान और ध्रुवीय क्षेत्र में इसका जो क्या होता है, शुष्क और ठंडे क्षेत्रों में जलवाष्प का लगभग 1% हो जाता है, लगभग 1%। ठीक है, तो ये भी सही है। और सामान्य स्थिति में कितना होता है? 5% होता है। जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ जाता है। नहीं, जलवाष्प की मात्रा क्या होता है? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घट जाता है, घटता है, इसलिए कथन 3 क्या है हम लोग का? गलत हो गया। जलवाष्प वायु की स्थिरता और अस्थिरता में भी योगदान देता है। जलवाष्प जो है वायु की स्थिरता और अस्थिरता में योगदान देता है, तो ये भी सही है। जलवाष्प जो होता है वायु की स्थिरता या अस्थिरता पर योगदान देता है। तो कथन 4 सही है, कथन 3 केवल गलत हो गया। 1, 2 और 4 हम लोग का सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो 1, 2 और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। कितना नंबर था ये क्वेश्चन? 82। ठीक है, तो 82 का हम लोग देख लेते हैं। तो 83 आ गया, 82 ये देख सकते हैं। जलवाष्प वायुमंडल में एक चार गैस है जो ऊंचाई के साथ कम हो जाता है, इसलिए कथन 1 सही हो गया। जलवाष्प मात्रा के अनुसार वायु में 4% होता है, जबकि रेगिस्तान और देख लीजिए हम 5% बोल दिए थे, यहाँ 4% दिया है, तो लगभग 4% ही मान के चलिए। ठीक है, जलवाष्प की मात्रा क्या होता है? वायु में 4% की हिस्सा होता है। रेगिस्तान और ध्रुवीय क्षेत्रों के शुष्क और ठंडे क्षेत्रों में यह वायु 1% से कम होता है, 1% से कम होता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जलवाष्प कम हो जाता है, इसलिए कथन 3 गलत हो गया। कथन 4 देखें यहाँ पे, तो कथन 4 क्या है? जलवाष्प वायु की स्थिरता और अस्थिरता में योगदान देती है, इसलिए कथन 4 हम लोग का सही हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 83 नंबर। ठीक है, 83 नंबर ये रहा। क्लाउड सीडिंग तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लाउड सीडिंग तकनीक के संदर्भ में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। सही है, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। सही है, वर्षा के लिए संघनन या आर्द्रताग्राही नाभिक आवश्यक है। ये भी सही है, वर्षा के लिए क्या है? संघनन या आर्द्रताग्राही नाभिक आवश्यकता है, तो सही है। क्लाउड सीडिंग के लिए नमी से भरे बादलों की उपस्थिति आवश्यक है। क्लाउड सीडिंग के लिए क्या होता है? नमी से भरे बादलों की आवश्यकता होती है, तो ये भी सही है। तीनों का तीनों क्या सही है? सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो तीनों सही है, इसलिए डी नंबर हो जाएगा। 1, 2 और 3 डी नंबर। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ तो इसे आगे देखते हैं हम यहाँ पे, तो ये रहा। इन कणों के बिना, जिन्हें आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में जाना जाता है, बारिश के बूंदे या बर्फ के टुकड़े नहीं बन सकते, जिसके कारण वर्षा नहीं होगी। ठीक है, इसलिए कथन 2 क्या है? सही है, कथन 2 सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, AgI नामक एक यौगिक का उपयोग किया जाता है जो बर्फ, ठीक है, क्लाउड सीडिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए ये भी सही है। आगे देखते हैं हम लोग। शुष्क सर्दियों के दौरान जब वाष्पीकरण न्यूनतम होता है तो क्लाउड सीडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि क्लाउड सीडिंग के लिए नमी से
भरे बदलों की उपस्थिति आवश्यकता होती है, इसलिए कथन 3 भी सही है। तीनों का तीनों क्या है, सही है। हम नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर भी कर दीजिए अपने भाई बहनों एवं दोस्तों में जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। और लाइक शेयर भी करते रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ये जो आज जो है ज़्यादा व्याख्या नहीं पढ़ रहा हूँ, मतलब व्याख्या इस प्रकार जैसे बता रहा हूँ वैसे करते चलूँगा, या फिर पहले जैसे व्याख्या पढ़ते थे उस प्रकार, या इस प्रकार कम कम पढ़ के फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा सा चलेंगे। तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, और अगर यदि वॉच टाइम ज़्यादा आया तो आप लोगों के अनुसार मैं क्या करूँगा, 2 वीडियो या 3 वीडियो में एक टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 84 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका पौधों में MADS27 जीन द्वारा निभाई जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भूमिका जो है पौधों में MADS27 जीन द्वारा निभाई जाती है, या नाइट्रेट अवशोषण को नियंत्रित करता है। एकदम सही है। ठीक है, पौधों में जो MADS जीन जो होता है वो क्या करता है, MADS27 जीन्स जो है नाइट्रेट अवशोषण को नियंत्रित करता है, सही है। या जड़ के विकास में मदद करता है, ये भी सही है। या तनाव सहने की क्षमता में मदद करता है, ये भी सही है। तीनों का तीनों सही है। 4 नंबर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक गलत है तो तीनों सही है, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, सही उपयोग का चयन करे बोल रहा है कुछ का, तो 1 2 3 हो जाएगा। ये हम लोग का 84 ना, 84 का थोड़ा सा व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने एक नया मार्ग खोजा जो पौधों में नाइट्रेट अवशोषण को नियंत्रित करता है। DNA RNA ये हम लोग देख लीजिएगा, मतलब आप लोग, या नाइट्रेट अवशोषण को नियंत्रित करता है। इससे पौधों में जड़ों का विकास होता है। यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो RNA MIR444 जीन MADS27 को सक्रिय करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पौधों में जड़ों, ये जो तीनों पढ़े वो सब है, इसलिए कथन ए सही हो जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट हम बढ़े हम 85 नंबर। प्रत्यक्ष धान बीज रोपण तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्यक्ष धान रोपण, ठीक है, देख लीजिए धान रोपण से जो कृषि से बिलोंग करते हैं जो स्टूडेंट, ठीक है, कृषक परिवार से, उसको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसे ब्रॉडकास्टिंग सीड तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष धान बीज रोपण, इसको क्या है, ब्रॉडकास्टिंग सीड तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। एकदम सही है। कथन 2 क्या है, इस विधि में बीजों को सीधे खेतों में बुआई की जाती है, ये भी सही है। इसमें जो है बीजों को डायरेक्ट खेत में बोया जाता है, इसके लिए नर्सरी, ठीक है, या क्या होता है, रोपाई के लिए पहले ये नहीं किया जाता है, जो नर्सरी तैयार किया जाता है वो नहीं किया जाता। 3 नंबर है कथन 3, पौधों में बुआई से पहले, पौधे की बुआई से पहले रोपाई या नर्सरी तैयार की करने की आवश्यकता होती है। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं होती, सीधे क्या होता है, खेतों में बुआई करते हैं, इसलिए कथन 3 हम लोग का गलत हो गया। और 1 और 2 क्या है, सही है। 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का 1 और 3 इसका सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम 86 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में भिन्नता के लिए उत्तरदायी नहीं है। सूर्य ताप हम लोग जानते हैं, सूर्य ताप जो कर्क रेखा हो गया वो सब, उसकी जो ये से होता है, जिधर झुकाव होता है उधर ज़्यादा पड़ता है, जिधर झुकाव नहीं होता उधर कम सूर्य ताप पड़ता है। तो यहाँ देखते हैं पृथ्वी की अपनी धुरी पर परिक्रमा, इससे क्या होता है, सूर्य ताप में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, पृथ्वी की अपनी धुरी पर परिक्रमा हो, तो अपनी धुरी पर हमेशा परिक्रमा करते रहेंगे, तो इससे क्या होता है, सूर्य ताप से सतह पर सूर्य ताप में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके परिप्रेक्ष्य में स्थल विन्यास से पड़ेगा, जिधर स्थल विन्यास होगा उधर ज़्यादा पड़ेगा। सूर्य के किरणों की झुकाव कोण, इसमें भी दिन की लंबाई, तो किस में प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ए नंबर हो जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 86 इसकी व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं हम 86 नंबर, ये देख सकते हैं। सूर्य ताप पृथ्वी द्वारा ऊर्जा के रूप में प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा को सौर विकिरण या सूर्य ताप के रूप में जानते हैं। ठीक है, सूर्य ताप की मात्रा एक दिन के दौरान एक मौसम में और एक वर्ष में भिन्न होती है। सूर्य ताप में इन विविधताओं का कारण बनने वाले कारक, तो किस कारण होता है, अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, सूर्य के किरणों की झुकाव का कोण, दिन की लंबाई, वातावरण की परिदशा, इसके परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, परिप्रेक्ष्य में स्थल विन्यास। तो कथन नंबर 1 क्या हो रहा है, इसका सही हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 87, तो ये रहा हम लोग का 87 नंबर।
क्या है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2011 की जनगणना से संबंधित है, उसके आंकड़ों पर विचार करना है। झारखंड में गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो बीपीएल परिवार जो है झारखंड में सबसे अधिक है बोल रहा है, तो ये गलत है क्योंकि झारखंड में सबसे अधिक नहीं है, ये सबसे अधिक कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, इसलिए कथन एक गलत हो गया। सबसे कम महिला साक्षरता दर बिहार में है, ये भी गलत है। सबसे कम महिला साक्षरता दर बिहार में नहीं राजस्थान में है, इसलिए ये किसे 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है, सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ है, बिहार में है। बिहार नहीं, क्या है, राजस्थान में है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, दोनों गलत है, तो कौन से सही है बोल रहा है, तो ना तो एक ना ही दो, यानी कि डी, दोनों सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या पढ़ने जैसे नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संघ पद भारत के क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा अर्थ समझते हैं। भारत का संघ देख लीजिए, भारत का संघ यानी कि जिसमें राज्य मिला हुआ रहता है वहीं तक सीमित है। और भारत का क्षेत्र बोला जाए तो भारत का क्षेत्र के साथ केंद्र शासित प्रदेश और जो नया क्षेत्र है जिसको भारत ग्रहण कर सकता है अपने आप में, वो भी आ जाता है भारत का क्षेत्र में, इसलिए ये गलत है। भारत का संघपद भारत के क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा अर्थ नहीं समझता है, जब बल्कि भारत का क्षेत्र ज़्यादा अर्थ समझता है भारत के संघ की तुलना में। तो इस प्रकार कथन एक गलत हो गया। अनुच्छेद 31 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को सभी मौलिक अधिकारों से उन्मुक्त प्रदान करता है, सभी मौलिक अधिकारों से उन्मुक्त प्रदान करता है, तो ये सही है। कथन 2 हम लोग का सही है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में कौन सा, या से कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, कथन एक, यानी कि केवल और केवल क्या हो जाएगा, एक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या, ऑप्शन नंबर ए। हम आगे बढ़ सकते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं 88 की। 88 ये रहा। भारत का क्षेत्र पद शब्द का संघ पद की तुलना में ज़्यादा अर्थ समझते हुए, ये आप लोग देख लीजिएगा, इसलिए कथन एक सही नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 31 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी विधि को सभी मौलिक अधिकारों से उन्मुक्त प्रदान करता है, चाहे विधि अनुच्छेद 31 से उल्लेखित 5 श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत हो या ना हो। अतः कथन 2 क्या है, हम लोग का सही है। 89 की बात करें हम तो ये रहा 89। ड्रैगन फ्रूट देख लिए, ड्रैगन फ्रूट्स हम लोग शायद इसके बारे में कोई टेस्ट सीरीज में इसे रिलेटेड देखे थे, जिसे हमको लग रहा है, ठीक है, कि इसमें मालूम नहीं, लेकिन इसे रिलेटेड थोड़ा बहुत हम लोग देखे थे जैसे हमको लग रहा है। ड्रैगन फ्रूट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया में ड्रैगन फ्रूट्स का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक वियतनाम है, ये सही है। ठीक है, दुनिया में ड्रैगन फ्रूट का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है, वियतनाम है, तो ये सही है। यह एक जल प्रधान फल है, ये गलत है। इस फसल को उगाने के लिए, इस फल को उगाने के लिए क्या है, अधिक जल की आवश्यकता नहीं होता है, इसलिए कथन 2 हम लोग का गलत हो रहा है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है, तो केवल और केवल एक, क्या है, केवल एक सही है। इसकी भी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। 90 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत भौगोलिक दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसके पास एकाधिक टाइम जोन है, तो ये गलत हो गया। एकाधिक टाइम जोन वाला जो भौगोलिक, भारत क्या है, दूसरा है, सब पहला क्या है, चीन है, उसके बाद दूसरा में भारत आता है, तीसरा में नहीं, तो इस प्रकार कथन एक गलत हो गया। फ्रांस दुनिया भर में सबसे अधिक टाइम जोन वाला देश है, ये भी सही है, इसके पास 12 टाइम जोन है। ठीक है, तो ये सही है, एक नंबर सही नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल और केवल 2। ठीक है, केवल और केवल 2, इसकी व्याख्या आप लोग देख सकते हैं। 90 नंबर ये रहा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, भौगोलिक दृष्टि से भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है चीन के बाद। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ फ्रांस विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन फ्रांस में है, यहाँ 12 टाइम जोन है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम बढ़ें। ठीक है, 90 नंबर तक देख चुके हैं हम लोग, ये 91, तो ये हम लोग का 91 है। वायुमंडलीय परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडलीय परिसंचरण से कोरियोलिस, ठीक है, कोरियोलिस बल दाब प्रवणता, बल के समांतर कार्य करता नहीं, बल के समांतर नहीं, बल के लंबवत कार्य करता है, इसलिए यह गलत हो गया। क्या है, बल के लंबवत कार्य करता है। कोरियोलस बल दक्षिण गोलार्ध में वायु को दाहिने तरफ विक्षेपित करता है, ये गलत है। कोरियोलिस बल दक्षिण गोलार्ध में वायु को दाहिने और नहीं बाएं और, ठीक है, बाम और, ठीक है, यानी कि बाएं और क्या करते हैं, बाएं और विक्षेपित करता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखें, दक्षिण गोलार्ध में प्रति चक्रवात में वायु की दिशा का पैटर्न वामावर्त है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, दक्षिण गोलार्ध में
प्रति चक्रवात में वायु की दिशा पैटर्न वामवार्त होता है। ये सही है। क्या होता है? वामवार्त होता है। तो ये हम लोग का सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 3 सही है, तो सी नंबर हो जाएगा, केवल और केवल सी। ठीक है। इसकी व्याख्या अगर देखना चाहें तो ये हम लोग का 91 तो ये हम देख सकते हैं 91। ठीक है। कोरियोलिस बल। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। इसी बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। इस प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिने तरफ व दक्षिण इस प्रभाव से पवन उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिने तरफ व दक्षिण गोलार्ध में बाईं तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दाहिने तरफ व दक्षिण गोलार्ध में। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मूल दिशा। ठीक है। पवनें जो है उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ, उत्तरी गोलार्ध में क्या है? दाहिने तरफ व दक्षिणी इस प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिने तरफ व दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? बाईं तरफ विक्षेपित होता है। इसलिए 2 सही नहीं है। ओरियलस बल दाब प्रवणता बल के लंबवत कार्य करता है। कथन 1 इसलिए सही हो गया। ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए। आगे यहाँ पे और उसके बारे में थोड़ा सा है, कथन 3 के बारे में, वो आप देख सकते हैं। केंद्र में उच्च दाब की स्थिति के निकट पवनों के परिसंचरण को परिचक्रवातिक परिसंचरण कहा जाता है। एक परिचक्रवात में हवा की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त होता है। इसलिए कथन 3 हम लोग का क्या है? सही है। ठीक है। 92 हम देखें तो ये रहा हम लोग का 92 नंबर। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक परावैंगनिक किरण दूरबीन है। नहीं, यह एक परावैंगनिक दूरबीन किरण नहीं है, इसलिए ये गलत हो रहा है। यह नासा, यूरोपीय, कनाडाई और रूस अंतरिक्ष एजेंसी के बीच सहयोग के माध्यम से बनाया गया है। यह नासा, यूरोपीय, कनाडाई और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी, नहीं, ये भी गलत है। तो दोनों के दोनों कथन गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो दोनों का सही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा हम लोग का क्या? 1 और 2 दोनों। इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं कितना था? 92। तो ये आप लोग देख सकते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जिसे JWST या वेब भी कहा जाता है, 6.5 मीटर का प्राथमिक दर्पण युक्त, देख लीजिए क्या है? प्राथमिक दर्पण युक्त एक बड़ा इंफ्रारेड टेलीस्कोप होगा। अतः कथन 1 गलत है। वर्ष 2021 में इस टेलीस्कोप को फ्रेंच युगाना से एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो ये देख सकते हैं 2021 में इसको लॉन्च किया गया। इस टेलीस्कोप को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट में लॉन्च किया गया। वेब नासा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। इसलिए कथन 2 भी हम लोग का सही नहीं है। नेक्स्ट देखें हम 93। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से रबड़ के बारे में सही है? रबड़ के बारे में कौन सा सही है, ये हमको बताना है। यह एक भूमध्यसागरीय फसल है, लेकिन यह उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। रबड़ के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके थे थोड़ा बहुत। ठीक है। तो आप लोग अगर यदि अच्छा से टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और इसकी क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप लोग को ये टेस्ट सीरीज सब इजी लगेगा। ठीक है। देख लीजिए रबड़ से रिलेटेड फिर से आया। तो रबड़ से जब रिलेटेड आया तो रबड़ के बारे में हम लोग को पूरी जानकारी लेना जरूरी हो जाता है। ठीक है। यह एक भूमध्यसागरीय फसल है, लेकिन यह उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। सही है। इसकी इष्टतम वृद्धि के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। नहीं, 15 से 20 नहीं, 25 से अधिक होता है, इसलिए गलत हो जा रहा है। यह समृद्ध जलोढ़ मृदा में अच्छी तरह से बढ़ता है, ये भी सही है। तो केवल कथन 2 गलत हो रहा है, क्योंकि इसमें 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो 2 नंबर गलत है, 1 और 3 हम लोग का सही है। तो ये क्या हो जाएगा? सी नंबर, 1 और 3। ठीक है। 93 अगर व्याख्या देखना चाहें हम तो हम देख सकते हैं इसकी व्याख्या। 93 ये रहा रबड़। इस रबड़ को हेबिया ब्रासिलियनिस नामक पेड़ से लेटेक्स से बनाया जाता है। ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। यह भूमध्यसागरीय फसल है, लेकिन विशेष परिस्थिति में इसे उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। कथन 1 सही है। तापमान नम और आर्द्र जलवायु के साथ 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, कथन 2 इसलिए सही नहीं हो रहा है। मृदा का प्रकार
समृद्ध जलोढ़ मृदा अतः कथन 3 क्या है, सही है। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। तो देख सकते हैं इस प्रकार इसकी पूरी व्याख्या हम लोग देख लिए। आगे देखते हैं हम लोग 94 नंबर, ठीक है, कितना 94 नंबर। सतलुज नदी के संबंध में, सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सतलज नदी से रिलेटेड आ गया, देख सकते हैं। या सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में सबसे लंबी है। तो ये जो है सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में से सबसे लंबी नदी है सतलज नदी। तो ये सही है हम लोग का। लुहरी पनबिजली परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, ये भी सही है। लुहरी पनबिजली परियोजना जो है सतलज नदी पे सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हम लोग का, ये सी नंबर 1 और 2 दोनों, ठीक है। कौन सा, सी नंबर 1 और 2 दोनों। आगे बढ़े हम 95 नंबर। यहाँ भी इसकी व्याख्या पढ़ने जैसे नहीं है, ठीक है। 95, तो ये हम देख सकते हैं 95 नंबर। भू आकृतिक प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है वो बताना है। ज्वालामुखीय अंतर्जनित प्रक्रिया का एक उदाहरण है, ये सही है, ठीक है। भू आकृतिक प्रक्रिया से संबंध में ये क्या है, ज्वालामुखीय अंतर्जनित प्रक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये तो हम लोग का सही है, लेकिन यहाँ सही नहीं है पूछा है। सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रिया आच्छादन भी कहलाती है, आच्छादन भी कहलाती है, ये भी सही है। सभी क्या होता है, बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रिया आच्छादन भी कहलाता है। तो ये हम लोग का सही है, सी नंबर। पटल विरूपण एक बहिर्जनिक प्रक्रिया है। तो पटल विरूपण, ठीक है, एक बहिर्जनन प्रक्रिया नहीं है, यह क्या है, एक अंतर्जनक, ठीक है, अंदर में होने वाली प्रक्रिया है। इसलिए कथन सी क्या है, सही नहीं है। जल योजन रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया का एक उदाहरण है, ये सही है। तो सी नंबर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बहिर्जनन प्रक्रिया है वहाँ पे अंतर्जनन यानी कि अंदर में होने वाली प्रक्रिया है। तो इसकी व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं हम 95 कहाँ गया, तो ये रहा। तो देख लीजिए भू आकृतिक प्रक्रिया, ठीक है, या अंतर्जनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सभी प्रक्रिया जो भू प्रपटी को संचालित, उत्थापित तथा निर्मित करती है पटल विरूपण के अंतर्गत आता है। पटल विरूपण के अंतर्गत आता है, ना कि बहिर्गन के अंतर्गत आता है। पटल विरूपण के अंतर्गत आता है, यह एक अंतर्जनित प्रक्रिया है, इसलिए विकल्प सी इसका सही हो रहा है। आगे हम बढ़ें, ठीक है। हम लोग देखें कितना 96 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जलवायु के प्रकार, क्षेत्र, कौन सा जलवायु होता है, कौन सा क्षेत्र में। उष्ण कटिबंधीय सवाना, उत्तरी मध्य प्रदेश, ये गलत है। दक्षिणी रहता तो सही हो जाता है, ये गलत है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु मध्य प्रदेश में होता भी नहीं, ठीक है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, नहीं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं होता, ये भी गलत हो गया। शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून पश्चिमी राजस्थान, नहीं, पश्चिमी राजस्थान में नहीं होता है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून। पूर्वी राजस्थान होता तो सही होता, पूर्वी राजस्थान में होता। तो इस प्रकार ये कथन 3 भी गलत हो गया। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु पंजाब, ये सही है, पंजाब में होता है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, ठीक है, पश्चिमी पंजाब में होता है। तो ये क्या हो गया हम लोग का सही है, 4 नंबर। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है, तो केवल एक है, 4, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल एक युग्म। तो ये 96 का हम देख सकते हैं, ये रहा हम लोग का 96। देख सकते हैं शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून, ठीक है, ये कहाँ होता है, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट में होता है, तमिलनाडु का कोरोमंडल, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। कथन 2 में क्या था यहाँ पे, ये देख लीजिए, कथन 2 में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला अरुणाचल प्रदेश था, तो इसलिए गलत हो गया, अरुणाचल प्रदेश नहीं तमिलनाडु होता। उष्ण कटिबंधीय सवाना कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार में होता है, इसलिए कथन 1 भी सही नहीं है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, तो ये देख सकते हैं उत्तरी पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्से और पंजाब में होता है, इसलिए कथन 4 क्या है, मतलब युग्म 4 क्या है, सही सुमेलित है। CWG यानी कि शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून, ये गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान, देख लीजिए क्या है, पूर्वी राजस्थान, वहाँ पे पश्चिमी राजस्थान दिया था, इसलिए गलत हो गया। उत्तरी मध्य प्रदेश अधिकांश पूर्वी भाग, इसलिए कथन 3 हम लोग का सही नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं आगे, ये हम लोग देखें कितना 97 नंबर देखते हैं। G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लीजिए G20 क्या है, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है G20 की, ठीक है, ये करंट से रिलेटेड है। G20 के सेंट्रल गवर्नेंस को
शेर्पाओं की एक अनूठी प्रणाली द्वारा तय किया जाता है। तो G20 को G20 के सेंट्रल गवर्नेंस को शेर्पाओं की एक अनूठी प्रणाली द्वारा तय किया जाता है। तो ये सही है। G20 में विश्व बैंक और यूरोपीय संघ का भी प्रतिनिधित्व होता है। यूरोपीय संघ नहीं है, यूरोपीय जो कंट्री होते हैं उसके विश्व बैंक का होता है, लेकिन यूरोपीय संघ नहीं होता है। तो ये क्या हो रहा है, कथन 2 गलत हो रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है, तो केवल 2 सही नहीं है, इसलिए बी नंबर होगा। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 97 देख सकते हैं हम लोग 97, ये रहा 97। देख लीजिए ये क्या है, 19 देशों और यूरोपीय संघ है। क्या है, 19 देश और यूरोपीय संघ है। विश्व बैंक नहीं, यूरोपीय संघ है, इसलिए हम लोग का जो कथन 2 है वो सही नहीं है। आगे बढ़े हम, ये देख सकते हैं G20 एजेंडा को अभी भी वित्त मंत्री और सेंट्रल गवर्नर्स की मार्गदर्शन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। को शेर्पा की निर्धारित प्रणाली द्वारा अंतिम रूप से तय किया जाता है, इसलिए क्या हो रहा है, कथन 1 हम लोग का सही हो रहा है। यहाँ पे उसकी सदस्य देश है, आप लोग PDF में देख लीजिएगा। G20 मेंबर्स, ठीक है, ये सब है। इंडोनेशिया और भारत भी शामिल है, क्या क्या है वहाँ पे ये देख लीजिएगा आप लोग। आगे हम बढ़े 98 नंबर। तो 98 ये रहा हम लोग का 98 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा जनन अपक्षय प्रक्रिया से स्वतंत्र है। नहीं, मृदा का जो जनन होता है, मृदा बनता है, वो क्या है, अपक्षय प्रक्रिया से स्वतंत्र नहीं है। अपक्षय प्रक्रिया के द्वारा भी मृदा बनता है, मृदा जनन होता है, इसलिए ये गलत हो गया। मृदा आमतौर पर खड़ी ढलानों पर मोटी होती है। नहीं, खड़ी ढलानों पर पतली होती है और सपाट ढलानों पर पतली नहीं, सपाट ढलानों पर क्या होता है, मोटी होती है। तो इस प्रकार दोनों कथन इसका गलत हो गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही नहीं है, तो दोनों सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। 99 देखते हैं हम। केवल 13 ऐसे देश हैं जहां जंगलों में अभी भी बाघ पाए जाते हैं, जिन्हें टाइगर रेंज कंट्रीज कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से उन देशों के सही समूह का पहचान कीजिए जो इन श्रेणी का हिस्सा नहीं है। इन श्रेणी का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत, बांग्लादेश, भूटान। तो ये भारत, बांग्लादेश, भूटान तीनों में मिलता है, इसलिए तो सही है। कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, इसका भी तीनों में मिलता है। मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, यहाँ पे देख लीजिए श्रीलंका इसके हिस्सा नहीं है जहाँ शेर मिलता है। तो इस प्रकार हम लोग का इसका सही आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर, यानी कि लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज का। ठीक है, उसके बाद हम लोग टेस्ट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। वर्षा के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात के दक्षिणी भागों और पूर्वी तमिलनाडु में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। गुजरात के दक्षिणी भाग और पूर्वी तमिलनाडु में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, एकदम सही है। 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है गुजरात के दक्षिणी भाग और पूर्वी तमिलनाडु में। भारत के कुछ भागों जैसे जयंतिया पहाड़ियों में वर्षा 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। तो देख सकते हैं जो भारत के जो कुछ भाग है जैसे जयंतिया पहाड़ियों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। तो इसमें क्या है, दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा सही है बोला है, तो दोनों, 1 और 2 दोनों। तो चलिए इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। और अगर यदि आप न्यू हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बहनों एवं दोस्तों में। और क्या है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर मैं क्या करूँ, इसी प्रकार विजन IAS का भी टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा, तो आप लोग बोलिएगा तो विजन IAS का भी लेके आऊँगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर विजन IAS की भी टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, विजन IAS का भी वीडियो इसी प्रकार बना दूंगा। तो क्या करूँगा, रोज़ का 2 वीडियो बनाया करूँगा, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, एक विजन IAS का और एक दृष्टि IAS का अपलोड क्या करूँगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर विजन IAS का भी टेस्ट सीरीज आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर इतना ही इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।